नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश पाराशर आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय विद्युत लेकर। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा और ओम का नियम, प्रतिरोध, इन सब बातों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम परिपथ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और विद्युत शक्ति, इन 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कल हमने बात की थी प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध के बारे में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। जब भी धारा किसी तार से होकर प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में तार का जो पदार्थ होता है वो कुछ न कुछ रुकावट डालता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। आज हम बात करेंगे, वैसे हमने जो प्रतिरोध का फार्मूला डिराइव किया था तो वो ओम के नियम से हमने हमने देखा था। तो एक हमारे पास सूत्र आया था V बराबर I गुणा R, जहाँ पर V परिपथ का विभवांतर है, I परिपथ में बहने वाली धारा और R परिपथ का प्रतिरोध होता था। अब यदि परिपथ है, मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा परिपथ है, तो ये हमारा किसी भी प्रकार का प्रतिरोध हम बोलते हैं। ये विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी लगाते हैं और इस प्रकार से हमारा एक हम यहाँ कुंजी भी लगा देते हैं। जब कुंजी चालू रहेगी तो ये परिपथ चालू हो जाएगा। तो मान लीजिए V विभवांतर का हमने बैटरी इसके अंदर लगाया हुआ है, इसके कारण इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और परिपथ R होता है, परिपथ का प्रतिरोध R हो जाता है। इस प्रकार का एक छोटा सा हमने सेटअप सामान्य परिपथ बनाया था। अब यदि किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध हो तब क्या होता है, तब उसका परिणामी प्रतिरोध कितना होता है, उसको हम ओम के नियम की सहायता से ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रतिरोध होते हैं वो किसी भी परिपथ में 2 प्रकार से संयोजित किए जाते हैं सामान्यतः। एक होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा प्रकार होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे होता है, समांतर क्रम में कैसे होता है, जरा हम एक देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, एक का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का प्रतिरोध R2 है और तीसरे का प्रतिरोध R3 है और इन्हें हमने इस प्रकार से लगाया हुआ है। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। इन 3 प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी की सहायता से, एक कुंजी की सहायता से इस प्रकार से परिपथ में अरेंज किया हुआ है, संयोजित किया हुआ है। ये मान लीजिए हमारा पहला प्रतिरोध है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है। मैं ऊपर से इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये 3 प्रतिरोध है, इस प्रकार से यदि जुड़े हुए होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन। तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि इस प्रकार से 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं अभी समांतर क्रम को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं। इस परिपथ में हमने V विभवांतर की एक सेल का उपयोग किया हुआ है। इसके कारण जब हम इस कुंजी को चालू करते हैं तो इस परिपथ में एक धारा I प्रवाहित होने लगती है। अब धारा के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो धारा को बहने के लिए रास्ता एक ही मिल रहा है। इसी प्रकार से इसी रास्ते से होते हुए ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने यहाँ पर लग जाती है। जैसा मैंने बताया भी था कि ये सेल की जो बड़ी वाली लाइन होती है उच्च विभव को प्रदर्शित करती है और जो छोटी वाली लाइन होती है ये निम्न विभव को प्रदर्शित करती है। तो जैसे ही हमारा परिपथ पूर्ण होता है, धारा बहने लगती है। चूँकि यहाँ धारा को बहने के लिए एक ही रास्ता है, तो पहले धारा इसमें से भी बहेगी, फिर इसमें से भी बहेगी, फिर इसमें से भी बहेगी और इस प्रकार से वो
सेल के निम्न विभव तक आ जाएगी। तो हम देखें तो हमारे तीनों प्रतिरोध से होकर यहाँ पर बहने वाली धारा I है, इससे भी I धारा प्रवाहित होती है, इस दूसरे नंबर के प्रतिरोध से भी I धारा प्रवाहित होती है और तीसरे नंबर के प्रतिरोध से भी I धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यदि हम विभव की बात करें तो हर प्रतिरोध पर कुछ न कुछ विभव का ड्रॉप अलग अलग होता है। यहाँ से यहाँ तक के यदि हम विभव की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का विभव, चूँकि धारा यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो रही तो इसका कुछ न कुछ विभव होगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक भी चूँकि धारा प्रवाहित हो रही तो इन दो बिंदुओं में भी विभव का कुछ अंतर होगा। यहाँ से यहाँ भी धारा प्रवाहित हो रही तो यहाँ से यहाँ तक के बिंदुओं का भी कुछ न कुछ विभवांतर होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस R1 के सिरों का जो विभवांतर है वो V1 के बराबर है, R2 के सिरों का जो विभवांतर है वो V2 के बराबर है और R3 के सिरों का विभवांतर है वो V3 के बराबर है। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो ये V1 विभवांतर, V2 विभवांतर और V3 विभवांतर हमारा जो हमने सेल लगाया है जिसका विभवांतर V है उसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि जो कुल विभवांतर V है, चित्र से आप स्पष्ट है, V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। अब हम आगे बात करते हैं। हमने एक ओम का नियम कर लिखा था। ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम का जो गणितीय रूप है V होता है V बराबर I R से। V1 कितना होगा? V1 यदि हम केवल V1 की बात करें तो V1 में से धारा कितनी बह रही है? V1 में से धारा बह रही है I और उसका प्रतिरोध कितना है? जहाँ V1 है उसका प्रतिरोध है R1। यदि हम V2 की बात करें तो V2 के लिए यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो धारा तो उतनी ही I है, तो यहाँ पर भी I हुआ और R1 के स्थान पर वहाँ कितना है? R2। तथा यदि हम V3 की बात करें तो यहाँ V3 के लिए धारा तो I ही प्रवाहित हो रही है और V3 जो विभवांतर है वो R3 प्रतिरोध के सिरों पर है। तो इस प्रकार से हम देखें तो V1 का मतलब वैल्यू यहाँ पर हुआ I R1 के बराबर, V2 का वैल्यू हुआ I R2 के बराबर और V3 का वैल्यू हुआ I I3 के बराबर। इसको मैं यहाँ पर पहले समीकरण 1 नाम दूँ और ये तीनों वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को समीकरण 1 में यदि मैं रखूँ तो क्या होगा? चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। समीकरण 1 में हम ये सारे मान रखते हैं, तब हमारे पास होगा ये V को मैं यहाँ लिख देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो V बराबर आपके पास V1 की जगह मैं लिखूँगा I R1, V2 के स्थान पर लिखूँगा I R2 और V3 के स्थान पर लिखूँगा मैं I R3। इस इक्वेशन में देखेंगे तो I सभी दूर से कॉमन है। इसको I को मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर बचेगा R1, यहाँ पर बचेगा R2 और यहाँ पर बचेगा R3। अब यदि इस पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R के बराबर मान लूँ, मैं तुल्य प्रतिरोध R के बराबर मान लूँ तो ये जो V की वैल्यू रहेगी वो IR के बराबर रहेगी। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है तो हम कह सकते हैं V बराबर IR। ये वैल्यू मैं यदि रखूँ इसमें तो V की जगह मैं रख सकता हूँ IR। तो हमारे पास हो गया IR बराबर I कोष्ठक में R1 प्लस R2 प्लस R3। इस समीकरण के
दोनों ही पक्षों में आप देखेंगे तो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, I से I कैंसिल हो जाएगा, I से I को हम काट सकेंगे। इस प्रकार हमारे पास बचेगा तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से जो R जो कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू निकल के आती है कि जब हम श्रेणी क्रम में इनको जोड़े हुए हैं, इस प्रकार से जोड़े हुए हैं, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध हमने जोड़े हैं उनके योग के बराबर आता है। तो इस प्रकार से यदि तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जब हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ रखा है तो तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं, एक गणितीय उदाहरण इस पे करते हैं। इतना समझ में आया? इसको मैं एक बार और आपकी रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करने वाले थे हम, हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, जिनको हमने श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है, पहला प्रतिरोध फिर उसके बाद अगला प्रतिरोध फिर उसके बाद अगला प्रतिरोध, इस प्रकार से जोड़ा है। तो तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था। इसका हमने एक परिपथ को कंप्लीट किया। परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हमें एक बैटरी लगाना पड़ती है, कुंजी। जैसे कुंजी चालू की, परिपथ में एक धारा I प्रवाहित होने लगी। यदि हम धारा की बात करेंगे तो धारा R1 में से भी बहेगी, R2 में से भी बहेगी, R3 में से भी बहेगी। क्यों? क्योंकि धारा को बहने का, आवेशों को बहने का एक ही रास्ता है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये रहा। अब चूंकि ये अलग अलग जुड़े हुए हैं तो इसका प्रतिरोध विभवांतर V1 के बराबर होगा, इसके सिरों का विभवांतर V2 के बराबर मान लिया, इसका V3 के बराबर मान लिया। तो हम कुल देखेंगे तो V जो है कुल विभवांतर वो V1, V2 और V3 के बराबर है। ओम के नियम से देखें, ओम के नियम से हमें एक सूत्र मिलता है V बराबर IR से हम देखें तो पहले वाले रेजिस्टेंस, पहले वाले प्रतिरोध के लिए देखें, पहले वाले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1 रहेगा, क्योंकि धारा I बह रही है, प्रतिरोध R1 है, विभवांतर V1 है। इसी प्रकार दूसरे के लिए V2 बराबर IR2 रहेगा, V3 बराबर IR3 रहेगा। तीनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें ये वाली स्टेप प्राप्त होगी, जहाँ पर से हम I को कॉमन ले सकते हैं। I को हमने यहाँ से कॉमन लिया, इन तीनों के पास I है, तीनों से कॉमन लिया, अंदर R1 धन R2 धन R3 बचा। यदि हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है तो ओम का नियम यह कहता है V बराबर I इंटू R। तो इस V की जगह हम IR रख दें। यहाँ I क्या है? I परिपथ की धारा है और R क्या है? इस परिपथ का, ये जो परिपथ बना हुआ है, इस परिपथ का तुल्य कुल प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध हुआ। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया तो इस V की जगह पर मैंने केवल IR रखा और बाकी ये ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे I इधर भी है, I इधर भी, दोनों काट दिया तो हमारे पास R बराबर प्राप्त होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीधा सीधा योग। ठीक है, एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए श्रेणी क्रम में हमारे पास 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। एक का प्रतिरोध 1 ओम है, दूसरे का प्रतिरोध 4 ओम है और एक तीसरा हमने प्रतिरोध जोड़ रखा है, उसका प्रतिरोध 6 ओम है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हमारे पास सूत्र होता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध R होगा R1 के प्लस R2 के प्लस R3 के। 3 से ज़्यादा होते तो वैसे भी आप कंटिन्यूस इनको जोड़ सकते थे। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा R यहाँ पर 1 ओम धन 4 ओम धन 6 ओम। इस प्रकार हमारा इस 3 समान श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 4 और 1 5 और 6 11 ओम। दूसरे प्रकार का हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम किस प्रकार का होता है? यहाँ मैंने चित्र बनाया है, देखिए हमारे पास वैसे ही 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, वो इस प्रकार से जुड़े हुए हो, यानी R1 के दोनों सिरे, R2 के दोनों सिरे और R3 के दोनों सिरे इस प्रकार से हमने एक एक लेकर जोड़ दिए हैं। तो इन्हें हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।
समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं इसको एक परिपथ पूर्ण करता हूँ। हमारे पास ये 3 प्रतिरोध है जिनके हमने तीनों सिरों को एक साइड, इन 3 सिरों को एक साइड जोड़ रखा है। इनके लिए मैं एक परिपथ पूरा करने के लिए एक बैटरी लगा देता हूँ और एक कुंजी लगा देता हूँ, और ये हमारा परिपथ मैंने पूर्ण कर लिया है। जैसे ही मैं इस मान लीजिए मेरी बैटरी का विभवांतर V है, जैसे ही मैं इस कुंजी को दबाता हूँ परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा प्रवाहित होने लगेगी, मान लीजिए परिपथ में बहने वाली धारा I है। अब जैसे ही धारा यहाँ आएगी, इस पूरे परिपथ में बहेगी, तो यहाँ पर धारा को बहने के लिए 3 रास्ते रहेंगे। इस बिंदु से कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। इस प्रकार धारा को बहने के लिए यहाँ पर 3 रास्ते हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो धारा बह रही है इस वाले एरिया में, वो I1 धारा बह रही है। इस वाले रास्ते पर जो धारा जा रही है वो I2 धारा जा रही है, और इस वाले रास्ते पर जो धारा जा रही है वो I3 धारा जा रही है। हम देखेंगे तो ये जो धारा I1, I2 और R3 ये तीनों I के बराबर है, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि कहीं रास्ते में कोई खर्च तो हो नहीं रहा है। जितना आवेश यहाँ तक आ रहा है वो इन तीनों हिस्सों में बढ़ते हुए पुनः यहाँ पर मिलके और वापस ये धारा I के रूप में हो जाती है और ये निम्न विभव की ओर आ जाती है। तो ये इस परिपथ में इस प्रकार से यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। तो यदि I1 में R1 धारा प्रवाहित हो रही, R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही और प्रतिरोध R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही, तो हम चित्र से देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट है कि जो कुल धारा I है वो I1 धन I2 धन I3 के बराबर है। अब यदि हम यह देखें तो इस पहले परिपथ के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, चूंकि ये V से जुड़ा हुआ है तो इसके सिरों का विभवांतर वही V है। ये भी इसी तार से जुड़ा हुआ, इन्हीं बिंदुओं से जुड़ा हुआ। देखिए ये तार इस परिपथ में, इन तार का प्रतिरोध इतना नहीं होता है। प्रतिरोध जो भी होता है किसी भी उपकरण का या जो भी व्यवस्था है उसी का होता है। तो ये भी इसी V से सीधे जुड़ा हुआ है। R2 भी उसी प्रकार देखिए इस सेल से सीधे जुड़ा हुआ है। R3 भी उसी प्रकार से इस सेल के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। यानी R1 के सिरों का विभवांतर भी V है, R2 के सिरे का विभवांतर भी V है, और R3 प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर भी V ही है। यहाँ तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर का विभवांतर हमारे परिपथ के विभवांतर V के तुल्य है। तो ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं हम? तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I R। इसको मैं I के रूप में बदल लूँ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, I R को मैं V के नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा V अपान R। तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे लिए? मेरे लिए I1 की वैल्यू हो सकती है I1 पहले प्रतिरोध के लिए I1 बराबर होगा विभवांतर तो V है बटा में R1। I2 की बात करें हम तो I2 बराबर होगा V अपान R2, और मैं I3 की बात करूं तो I3 बराबर होगा V अपान I3, और मैं तुल्य प्रतिरोध यदि R हो तो I का मान हो जाएगा V अपान R के बराबर। ये सारी चीज़ों का वैल्यू मैं यहाँ पर यदि रखूँ, हाँ यहाँ रख सकता हूँ मैं। इस चित्र को थोड़ा सा मैं इतनी सी गैप दे देता हूँ। ओके, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी इस वैल्यू में रखूँ तो I की जगह मैं लिख सकता हूँ V अपान R बराबर I1 के स्थान पर लिख सकता हूँ मैं V अपान R1, V अपान R1, I2 के स्थान पर V अपान R2,
और I3 के स्थान पर V/I3। यहाँ देखें तो इस पद में भी V कॉमन है, इस पद में भी V कॉमन है, इस पद में भी V कॉमन है, तो हम V को कॉमन ले सकते हैं। तो V/R बराबर V कॉमन आया, पहले पद में बचा 1/R1, दूसरे में बचा 1/R2 और तीसरे में बचा 1/R3। इधर भी V है, इधर भी V है, दोनों को हम काट सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, मैं फाइनल सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ये हमारे लिए तुल्य प्रतिरोध R जबकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उसके लिए एक फार्मूला बन जाता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, अर्थात परिपथ के व्युत्क्रमों का योग तुल्य परिपथ के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये स्थिति बनती है हमारे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध के लिए। इसके लिए भी हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं कि कितना प्रतिरोध बनेगा। एक मैं छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए हमारे 3 प्रतिरोध हैं, वो इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े हैं। पहले का प्रतिरोध 2 ओम है, दूसरे का प्रतिरोध 3 ओम है और तीसरे का प्रतिरोध, मान लीजिए 2 ही प्रतिरोध है हमारे पास, एक का 2 ओम है और दूसरे का 3 ओम है। हम 2 के लिए हल कर लेते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? चूंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हमारा तुल्य प्रतिरोध R है, तो हमारा सूत्र कहता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। यहाँ 2 है इसलिए हमने 2 तक ही ली, 3 है तो 3 तक लेते, 4 है तो 4 तक लेते, तो हमने सवाल को छोटा करने के लिए 2 तक ही लिया हुआ है। तो हमारा 1/R बराबर हो जाएगा, R1 के स्थान पर हमारे लिए 2 है और R2 के स्थान पर हमारे लिए 3 है। ज़रा इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भिन्नों को जोड़ने के LCM विधि का उपयोग करना पड़ेगा। 2 और 3 का LCM 6 होता है। 2 को 6 से 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 होगा, तो 3 गुणा 1 मतलब यहाँ पर 3 आएगा और 3 को 6 से भाग दिया तो 2 आता है। 2 गुणा 1 बराबर यहाँ 2 आएगा। इस प्रकार से 1/R बराबर हो जाएगा 3 और 2 5/6। 5/6 हुआ, इसको हमें 1/R के बराबर इसको हम पलट देते हैं। तो पलटने पर हमें क्या प्राप्त होगा? R बराबर, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 6/5। 6 में 5 का हम भाग लगाएं तो अप्रोक्सीमेशन कितनी वैल्यू आएगी? आप भाग लगाइएगा, ये हो जाएगा लगभग 1.2 ओम। तो आप देखेंगे कि हमने 2 प्रतिरोध जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं, एक का प्रतिरोध 2 ओम है, दूसरे का प्रतिरोध 3 ओम है, और इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध 1.2 ओम के बराबर आया। ये 1.2 ओम है, ये यहाँ पर 2 ओम जो कि इन प्रतिरोध जो दिए गए थे इनका सबसे कम मान है 2 ओम, उससे भी कम आया। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कई सारे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू कम हो जाता है और उसका मान एक सबसे कम प्रतिरोध होता है जो भी हमारे जोड़े में है उससे भी कम होता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि प्रतिरोध का हमने बताया था कि प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में, परिपथ में जो रुकावट है वो। अब यदि यहाँ से धारा बह रही है
तो धारा के लिए यहाँ दो रास्ते हो जाते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। जब दो रास्ते हो जाते हैं आपके लिए तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध पहले से कम हो जाता है, आवेशों को बहने में आसानी हो जाती है। तो आवेशों को बहने में आसानी होने के कारण यहाँ पर हमारा प्रतिरोध भी कम हो जाता है। ये वैसा ही है कि आप एक रास्ते से, भीड़ भरे रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे हैं और यदि आगे चलकर दो रास्ते आ जाते हैं तो निश्चित ही हमें उन रास्तों पर चलने में पहले की तुलना में कम रुकावटें होती हैं, कम परेशानियां होती हैं। ऐसे ही आवेशों के साथ भी होता है। यहाँ वो एक रास्ते से बह रहे थे, यहाँ पर उनके लिए दो रास्ते मिल गए, तो दो रास्ते होने से उनका जो रुकावट है, उनका प्रतिरोध है, वो भी कम हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध घट जाता है, कम हो जाता है। और इसके पहले जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तब तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ जाता है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर, या रिक्त स्थान में आ जाता है कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध घट जाता है कि बढ़ जाता है। इस प्रकार का यदि रहता है तो हमें कहना है कि समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध संयोजित किए गए हैं, जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।